आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आज हम एक और प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं पार्ट है पिछले प्रैक्टिस सेशन का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस एग्ज़ाम पर अभी रिसेंटली हम फोकस कर रहे हैं वो आपका DSSB PRT का एग्ज़ाम है। और इन सीरीज़ के माध्यम से DSSB PRT में अभी तक जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसके पार्ट भी, जो कि टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से जाना जाता है और 100 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में वेटेज रखता है, उसके PYQ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और अभी जो पेपर चल रहा है वो 6 अक्टूबर 2018 में जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था, आपका पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके अराउंड 60 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर अप हो चुके हैं और ये आज का पार्ट 3 है 6 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट 1 का। इसके बाद आपका शिफ्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अन्य शिफ्टों के पेपर भी हम एनालाइज करेंगे, उनसे समझेंगे। तो इतना उम्मीद हो गया होगा, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें पता लग गया होगा कि किस चीज़ की हम अभी रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं अपने सीधे क्वेश्चनों की ओर। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशंस को नहीं देखा है या इन प्रैक्टिस सेशन की आप PDF चाहते हैं तो इजीली टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप QR कोड स्कैन करके आसानी से ये वो चीज़ ले सकते हैं। पेडल अप ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं और मानव सभ्यता जैसे विभिन्न पहलुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है किस समूह में या किस सामूहिक ग्रुप में भाषा, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा और मानव सभ्यता को आप रख सकते हैं। क्या वो जीवन सहायक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, जैव भौतिक वातावरण है या प्राकृतिक वातावरण है। तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें आपको शामिल करना है भाषा को, आर्थिक व्यवस्था को, शिक्षा को और साथ ही साथ मानव सभ्यता को। अगर इन चारों को लेकर चलें, जिस सामूहिक ग्रुप में हम उन्हें रखेंगे वो है आपका जीवन सहायक वातावरण। अब बाकी हो सकता है कुछ लोग इसका आंसर सामाजिक वातावरण दे रहे हों, लेकिन समझते ये हैं कि ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इनमें ये चारों चीज़ें क्यों नहीं आई। तो सबसे जो आसान है वो आपका प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप पनपता है, उसे हम प्राकृतिक वातावरण रखते हैं। जैसे नदियाँ होंगे, पेड़ पहाड़, ये सारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उत्पन्न होते हैं। जैव भौतिक वातावरण क्या होता है? जैव भौतिक वातावरण में हम उन चीज़ों को रख सकते हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्राणी और मतलब जो जीवित लोग हैं उसमें मानव भी आते हैं और साथ ही साथ आपके पशु और पक्षी भी आते हैं। इनकी बेसिक ज़रूरतें, जैसे आपका हो गया भोजन हो गया, ठीक है, रहने के लिए आवास हो गया, सांस लेने के लिए वायु हो गई, इनकी अगर पूर्ति जिस वातावरण में की जाती है उन्हें जैव भौतिक वातावरण कहते हैं। सामाजिक वातावरण में कहीं ना कहीं वो चीज़ें शामिल होती हैं जो समाज के रीति रिवाज हो गए, मूल्य हो गए, ठीक है, या समाज में अपनाए गए विश्वास हो गए, उन सब चीज़ों को अगर यहाँ रखा जाता तो उन्हें सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हम रखते। लेकिन यहाँ कहा गया है कि भाषा, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा और मानव सभ्यता ये कहीं ना कहीं जीवन के सहायक के रूप में हमारे साथ ही होते हैं, इसलिए ना जीवन सहायक वातावरण में हम रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 या 9 वर्ष के बच्चे अब स्क्रीन पर जितना समय बिता रहे हैं उसका अर्थ है कि उनका ध्यान कम होता जा रहा है। मतलब स्क्रीन पे वो जितना ज़्यादा समय बिता रहे हैं उनका अटेंशन स्पान कम होता जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अटेंशन ज़्यादा मांगती नहीं है। विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अब आपको ये बताना है कि इस तरीके की चीज़ों के लिए आप विद्यालयों को क्या सुझाव देंगे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए योग के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए, विद्यालयों में योग को शारीरिक गतिविधि में बदलना चाहिए, या जो पाठ्यक्रम है उसमें योग और इस शारीरिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं वैकल्पिक तौर पर रखना चाहिए और इन गतिविधियों को कक्षाओं में या खाली समय में संचालित करना चाहिए। विद्यालय में अच्छे शारीरिक शिक्षा और योग के शिक्षक की नियुक्ति करना चाहिए। देखिए, अगर बात करें आप विद्यालय को सुझाव दे रहे हैं तो माता पिता योग के महत्व के बारे में जागरूक हों या बच्चों को इस बारे में जागरूक करें तो ये बात ठीक है, लेकिन विद्यालय को इस बारे में सुझाव देना कोई इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलता जुलता नहीं है। विद्यालयों में योग और शारीरिक गतिविधियों में से बदलना हो, ठीक है। अब योग को आप शारीरिक गतिविधियों से बदल रहे हैं तो ये बताइए, योग में जो आप गतिविधियां करते हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक गतिविधियां ही हैं, है ना। उसमें कुछ जो ज़्यादा वाला पक्ष है वो शारीरिक गतिविधियों से मिलता जुलता है। तो आप एक को दूसरे में बदल रहे हैं तो ये भी काम नहीं आएगा। बात करते हैं कि अच्छे अगर आप योग शिक्षक भर्ती कर लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा बदलाव तब देखने को मिलेगा जब उसे आप अपनी पाठचर्या में शामिल करेंगे। तो अगर ब्रॉड टर्म में इसका आंसर माने तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल में बच्चों के साथ बागवानी करने से सीखने में मदद मिलती है, ऐसा क्यों होता है? छात्र स्कूल में ताजी फल सब्जियां उगा सकते हैं बागवानी करने से,
ठीक है, यह कई अधगम शैलियों को संबोधित करता है या स्कूल को सुंदर बनाता है। शिक्षक बच्चों के साथ कुछ आराम से समय बिता सकते हैं। तो फोर्थ वाला बनेगा नहीं। बात करते हैं सुंदर बनाता लेकिन इसका अधगम से कोई संबंध नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल में अधगम के लिए आते हैं। सब्जी उगाना मेन क्यों, सब्जी मंडी स्कूल तो है नहीं। मेन स्कूल का मतलब है स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कहीं ना कहीं विभिन्न अधगम शैलियों को संबोधित करता है, इससे बच्चे को लर्निंग के अलग अलग एक्सपीरियंस मिले, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस मूल्य के परिणाम के रूप में अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का विकास करना है। आपको ये बताना है, जैसे हम अगर खाली क्षेत्र, अबाधित क्षेत्र हैं, उनमें अगर राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभ्यारण्य क्षेत्रों का विकास करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा। क्या वो सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, नागरिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, ठीक है, कोई गार्डन हो, इन सब चीज़ों को जिसके अंतर्गत या जिन मूल्यों के अंतर्गत रखा जाएगा वो आपका सौंदर्यात्मक मूल्य होंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे। सामाजिक मूल्यों में आपके रीति रिवाज, वैल्यूज आएंगे। नागरिक मूल्य में वो चीज़ें आएंगी कि अपने देश को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के मूल्य को आप अपनाते हैं, वो एज अ नागरिक आपकी वैल्यूज होंगे। सांस्कृतिक मूल्यों में किन प्रकार के कल्चर को या किन प्रकार के चीज़ों को आप प्रमोट करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपके कल्चर में एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को आप सांस्कृतिक मूल्यों में शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैटिन भाषा का या लैटिन क्रिया का एडोलसियर का क्या अर्थ है। तो आपने अगर ये वर्ड सुन के आपको कुछ चीज़ें ध्यान आ रही होंगी, जब आपने डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ी होगी तो वहाँ किशोरावस्था के बारे में पढ़ा होगा। तो किशोरावस्था जिस भाषा के शब्द से लिया गया है, किशोरावस्था लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया है। अब आपको ये बताना है उसका अर्थ क्या होता है। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास, केवल ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं है, किशोरों में प्रभावी विकास तो देखते हैं इसको सही तरीके से बढ़ना, क्योंकि इसमें किशोरों की बात नहीं करी है इसलिए कट जाता है। मेनली एडोलसियर का मतलब है परिपक्व होने के लिए बढ़ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था से और वयस्क अवस्था से मतलब अडल्टहुड के बीच की स्टेज में होते हैं, उसे ही हम नाम दिया है किशोरावस्था। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चा परिपक्वता को प्राप्त कर रहा होता है, इसलिए एडोलसियर जो शब्द है उसके मायने है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं, इशारों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें जो गेस्चर्स हैं उनको आप किस के अंतर्गत रखेंगे। पुनर्वलन कौशल है, उद्दीपन, उद्दीपक, प्रोत्साहन, विभिन्नता कौशल है, अभिप्रेरणा कौशल है, प्रश्न पूछने का कौशल है। तो जो भी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, जब टीचर फाइनली टीचिंग की जॉब से पहले जो एक प्रैक्टिस तौर पे छोटे टाइम पीरियड के लिए जो टीचिंग करता है उसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। उसमें आप जब पढ़ाते हैं तो आप कई तरह के गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे। क्या वो रीइंफोर्समेंट देते हैं या रीइंफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत आएंगे, स्टिमुलेशन कहीं ना कहीं देते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं या प्रश्न पूछने का कौशल है। तो कहीं ना कहीं जो आपके गेस्चर्स हैं वो एक उद्दीपक का काम करते हैं बच्चे के लिए, ताकि बच्चा आपके गेस्चर्स या आपके पढ़ाने को तरीके को देखकर ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान वो कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए इन चीज़ों को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। अब ये समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्गीकृत किन किन पहलुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, या शिक्षक के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस बारे में जानना इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइक्रो टीचिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल आवश्यक होते हैं एक शिक्षक के लिए। सबसे पहला होता है परिचय कौशल, मतलब किस तरीके से आप अपने टॉपिक को, अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझाने का कौशल, मतलब उनको वो टॉपिक समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। प्रश्न करने का कौशल, मतलब आप किस तरीके से उनसे प्रश्न करते हैं, क्या आप क्लोज एंडेड करते हैं या ओपन एंडेड करते हैं। फिर उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया उद्दीपक, प्रोत्साहन, विभिन्नता कौशल। उसके बाद प्रोत्साहन कौशल, क्या आप उनको जो सीख रहे हैं उसमें पुनर्वलन आप उन्हें दे भी रहे हैं या किस तरीके से दे रहे हैं, कहीं वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। चित्रण का कौशल, कैसे उनकी चीज़ दिमाग में वो चीज़ चित्रित हो रही है। ब्लैक बोर्ड लेखन, मतलब किस तरीके से आपकी लिखावट है। पाठ पूर्ण करने का कौशल, मतलब आप पाठ पूर्ण करते भी हैं या पाठ से ही हटके आगे बातों में लग जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब प्रदर्शन का कौशल, आप चीज़ों को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। तो ये 9 तरीके के कहीं ना कहीं सूक्ष्म शिक्षण कौशल आपको याद रखने हैं। इन पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कला से प्रभावित कक्षाओं में छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक उत्पादक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये बताया आर्ट्स या क्राफ्ट की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो एक बच्चा है वो शारीरिक मतलब फिजिकल और मेंटल रूप से अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव हो जाता है और सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है। वो ऐसा क्यों करता है,
क्या जो कला का शिक्षक है वो आमतौर पर अधिक सक्रिय होता है? तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है वो हमेशा सक्रिय रहे। कला अतिरिक्त सीखने के तरीके प्रदान करती है। हाँ, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि जो कला या आर्ट एंड क्राफ्ट का है वो आपको एक ही तरीके या तौर तरीके में बांधे नहीं रखती है बच्चों के अधगम को। वो उन्हें डाइवर्सिफाइड लर्निंग कराने की कोशिश करती है, जिसमें बच्चे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहें वो कर सकते हैं। और सही कारण यही है कि इसी कारण बच्चे कहीं न कहीं इस तरीके की कक्षाओं में एक सक्रिय रूप से भागीदारी के तौर पे देखने को हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन किस क्षेत्र में ज्ञान का उच्चतम चरण है? तो आपको बताना है इवैल्यूएशन किस क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो क्या वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन का है, कौशल क्षेत्र का है, क्रियात्मक पक्ष का है, मतलब या भावनात्मक पक्ष का है? तो मेनली आपने, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने एक ट्रायंगल दिया था, मेनली उन्होंने 3 डोमेन के बारे में बात करी थी। एक तो आपका कॉग्निटिव डोमेन था, एक आपका अफेक्टिव डोमेन था, एक साइकोमोटर डोमेन था। ठीक है, अब जो बात करें इवैल्यूएशन का, ये आपका जिसका उच्चतम लेवल है वो है आपका संज्ञानात्मक पक्ष। अब इसको याद करने के लिए किन पक्षों के बारे में उन्होंने बात करी थी, संज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं उनके बारे में जानने के लिए हम जरा देखते हैं कि कौन कौन से स्तर इसके बारे में बात करी है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत 6 मुख्य स्तर आते हैं, जिन्हें आपने कहीं ना कहीं ट्रायंगल के फॉर्मेट में पढ़ा है। तो सबसे पहला आपका सबसे निचला स्तर है ज्ञान का, उसके बाद है आपका कंप्रीहेंसिव का, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का है, फिर आपका विश्लेषण एनालिसिस का है, फिर आपका सिंथेसिस का है, और सबसे ऊपर जो उच्चतम स्तर आप कह सकते हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था वो है आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप चाहें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में यौन शिक्षा पर पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं होती? क्या रीज़न है कि हमारे देश में यौन शिक्षा का इतना विस्तार नहीं है, सभी को इस पर खुली तरीके से बोलने की छूट नहीं है? क्या हमारे देश में यौन शिक्षा पर चर्चा करना एक वर्जित का है और हमारे समाज में यह स्वीकार नहीं है? 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यौन शिक्षा जो है आवश्यक है, इससे कम के लिए आवश्यक नहीं है। किशोरावस्था में जो यौन शिक्षा पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, या हमारे देश में जो यौन शिक्षा है वो कॉलेजों में शामिल करने का सही मंच है? मतलब कॉलेज जो है वो यौन शिक्षा के लिए एक सही मंच के रूप में कार्य करते हैं। तो बेसिकली जो बात अगर मानी जाए, यहाँ कहीं ना कहीं हर ऑप्शन जो है अपने आप में रिलेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो इसका मुख्य कारण है वो है ऑप्शन नंबर 1। रीज़न ये है कहीं ना कहीं हमारे समाज में यौन शिक्षा को इतनी खुली तौर पे बोलना है, उसके बारे में चर्चाएं करना इसलिए वर्जित मान सकते हैं हम, क्योंकि कहा जाता है हमारे सामाजिक जो समाजशास्त्री हैं या समाज में उपस्थित जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि यौन शिक्षा को अगर हम खुली तौर पे वार्तालाप करेंगे, उस पर खुली तौर पे चर्चाएं करेंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसे प्रैक्टिकल रूप में उसका ज़्यादा अनुप्रयोग करेंगे। बट ये कहाँ तक सत्यता है, कहाँ तक इसकी सत्यता नहीं है, ये अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना या पुनः चक्रण करना मुख्य रूप से विषय हैं। आपने इसे अगर इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन मैं आपको करके दूं तो आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है कि अस्वीकार करना मतलब रिफ्यूज़ करना सबसे पहली बात, कम करना मतलब रीयूज़ करना, उसके बाद पुनः उपयोग करना मतलब रीयूज़ करना, उसके बाद पुनः चक्रण मीन्स रिसाइकिल। तो आपने पहले RRR के बारे में पढ़ा था, वो RRR वो मूवी नहीं है, यहाँ RRR का मतलब है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ जुड़ी हुई है वो आपकी पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो अस्वीकार करना मतलब रिफ्यूज़ करना, ठीक है, कम करना मतलब रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करना रीयूज़ करना, पुनः चक्रण करना मतलब रिसाइकिल करना। तो इस बात को आप सभी जानते हैं कि ये पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे विद्यालय में लागू किया जाता है, यह किसका कथन है? तो हम सभी जानते हैं कि परियोजना विधि किसके द्वारा दी गई, जिसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड की हम बात कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा लाया गया? तो थोड़ी इस क्वेश्चन को जानने से पहले, इसका आंसर समझने से पहले जानते हैं कि परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा लाया गया। तो वो जॉन डीवी के द्वारा लाया गया था, ये बात हम सभी जानते हैं। जॉन डीवी के ही शिष्य रहे हैं किलपैट्रिक, ठीक है। किलपैट्रिक ने योजना या परियोजना विधि को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया और उन्हीं के कारण ये इतनी फेमस हो पाई। तो इन दोनों के बारे में आप बेसिक जान गए, लेकिन जो आपको यहाँ जो डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे विद्यालय में लागू किया जाता है, ये जो कथन है वो बेलार्ड का कथन है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अगर बात करें कि बेलार्ड का तो ये कथन है, लेकिन किलपैट्रिक ने इसके बारे में क्या कहा था? तो किलपैट्रिक ने इसके बारे में ये कहा था कि जो एक परियोजना है वो कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो किलपैट्रिक हैं उनका ये कथन था कि परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है
और J.A. स्टीवेंसन का ये मानना था कि जो परियोजना है वो समस्यात्मक कार्य है जिसे इसके प्राकृतिक विन्यास में पूरा किया जाता है। ये बात आपको, ये जो मैंने कथन आपको बताए वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परियोजना विधि की क्या विशेषताएं, व्हाट इज द आप कहते हैं क्वालिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो विधि है वो समस्या समाधान पर केंद्रित होती है या समस्या केंद्रित भी आप इसके कह सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको उद्देश्य फिक्स करना होता है जो कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ सिचुएशन है या डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं ये छात्र केंद्रित भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा आप तौर पर आपको छात्र का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा जिसमें छात्र जो है वो एक्टिव भूमिका में आपको देखने को मिलता है। तो इतनी बात है परियोजना मेथड या प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हमने कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडल या पृथ्वी का त्रिविमीय निरूपण क्या है। तो हम सभी जानते हैं जब हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमें एक गोला सा यहाँ रखा हुआ देखने को मिलता है, इसे हम ग्लोब का नाम देते हैं। तो जो ये ग्लोब क्या है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी का त्रिविमीय चित्रण है, त्रिविमीय निरूपण है। अगर हम बाकी जितनी बातें कही गई हैं उनके बारे में अगर जान लेते हैं, चार्ट क्या होता है, तो चार्ट आपको ये है कि चार्ट कहीं ना कहीं आपको ग्राफ और जो टेबल्स बनाई जाती हैं उनके द्वारा जानकारी का निरूपण है। मतलब ग्राफ और टेबल्स के माध्यम से अगर हम कोई जानकारी साझा करते हैं तो उसे चार्ट के फॉर्मेट में हम कह सकते हैं कि वो चार्ट है। एटलस क्या है, कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो मैप्स होते हैं, जो मानचित्र होते हैं उनका संकलन है जिसे हम एटलस के नाम से जानते हैं। और मानचित्र क्या है, किसी समतल पर कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की आकृति को जब चित्रित करते हैं तो उसे मानचित्र कहते हैं, है ना। ग्लोब के बारे में मैंने बता ही दिया कि पृथ्वी का त्रिविमीय निरूपण क्या है, वो ग्लोब है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते आप शारीरिक शिक्षा को विद्यालय के काम जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा क्यों है। तो अगर बात करें शिक्षक होने के नाते आप शारीरिक शिक्षा को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसका रीज़न क्या है। विद्यालय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यस्त होता है, तो ये बात सही है, लेकिन इसका कोई शारीरिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के खुश और स्वस्थ रहने की जो संभावना है वो अधिक होती है और कक्षा में छात्र के रूप में वो बेहतर प्रदर्शन करता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा का इससे बेहतर उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय कार्यों के लिए जो शारीरिक शिक्षा है वो कहीं ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मूल तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो ये क्वेश्चन हम पिछले ही प्रैक्टिस सेशन में हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में समझा था कि आपकी जो सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यक्रम की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई। तो NEP 1986 के द्वारा दी गई। अब मैंने यहाँ एक वर्ड होता है NEP, लेकिन जो 1986 और 1968 की जो पॉलिसी थी उसे NEP ना कह के NPE कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और NPE का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और जो नई पॉलिसी आती है उसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी NCF आप सभी जानते हैं 2005 का है। यहाँ एक वर्ड हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, वो है आपका SCF का। तो SCF जैसे आपका NCF होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, SCF क्या है, स्टेट लेवल पे होता है। ये बात आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्टूनों के हास्यपूर्ण चित्रण के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब जो भी कार्टून होते हैं उसे हास्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया जाता है। आपको ये मतलब ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो कलाएं हैं वो बच्चों के लिए आवश्यक या सहायक क्यों है। कार्टून बच्चे के लिए सबसे लोकप्रिय मनोरंजन है, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि जो कार्टून है वो बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। कार्टून बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं और सीखने के जो वातावरण है या सीखने का एनवायरनमेंट है उसे आरामदायक बनाते हैं। ये बात भी हो सकती है बच्चे इन्हें देखना पसंद करते हैं, तो केवल देखना पसंद करते हैं, ये उसका कहीं ना कहीं रिलेट हम उनके शिक्षण से नहीं कर सकते। कार्टून ज़्यादातर परियों की कहानी पर आधारित हैं। तो अगर ऑप्शन की माने तो ये चारों ऑप्शन अपने आप में सही हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर इसमें बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को आकर्षित करते हैं, उनका ध्यान को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे सीखते हैं और सीखने का जो माहौल है वो आरामदायक होता है, तभी बच्चे इसमें ज़्यादा तौर पर एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस सीखने के प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समाजशास्त्री व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ है। मतलब जो समाजशास्त्री हैं वो किशोरावस्था के बारे में क्या बताते हैं, आपको ये बताना। तो समाजशास्त्रियों के द्वारा कई अलग अलग लोगों के द्वारा किशोरावस्था की कई अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। यहाँ जो डेफिनेशन दी है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब बाकी अगर आपको लगे कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं नीचे लिख के भेजेंगे। आप साथ ही साथ केवल ऐसा नहीं कि आप आंसर लिख के भेजें, आप अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन भी लिख के भेजें, जिससे आपको अपने थॉट की क्लियरिटी बेहतर ढंग से हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालयों में उपाख्यान अवलेखन, जिसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, वो संभाल कर रखा जाता है। एक शिक्षक छात्रों के लाभ के लिए इस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग कैसे कर सकता है। तो
एनेक्डोटल रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये, तो एनेक्डोटल रिपोर्ट आप सभी जानते हैं कि अकस्मात जो घटना हमारे सामने बच्चे के तौर पे या बच्चे के व्यवहार में हमें देखने को मिलती है, उसे हम एनेक्डोटल रिपोर्ट्स कहते हैं या रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसमें हम जो भी व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे तुरंत नोट डाउन करते हैं, साथ ही साथ कुछ और बच्चों की इसमें एक प्रूफ के द्वारा, एक गवाह के तौर पर उनके साइन भी कराए जाते हैं। अब इसे आकलन के तौर पे हम कैसे लेंगे? एक शिक्षक के तौर पे एक छात्र की रुचि का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन का काम करती है कहीं ना कहीं, या फिर अभिभावक शिक्षक बैठ के दौरान माता पिता को समझने की काम आती है। तो इसका माता पिता से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बच्चे के व्यवहार की रिपोर्ट है। उपलब्धि प्रोफाइल में उन्हें ग्रेड प्रदान करती है, तो ऐसा भी नहीं है। छात्रों की कमजोरी से अवगत कराती है, तो ये भी नहीं है। व्यवहार में हो सकता है जो परिवर्तन हो वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है वो हम केवल बच्चों की कमजोरी बताने के लिए करें, तो ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बच्चे के मार्गदर्शन के तौर पे हमें समझने में या आगे काम आती है, जिससे हम बच्चों का बेहतर ढंग से मार्गदर्शन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान गणित शिक्षा की कमजोरी को दूर करने के लिए गणित प्रयोगशालाएं लाएंगे। आप सभी जानते हैं एनईपी ने कई सारे बदलाव किए, उन्होंने से एक बदलाव है कहीं ना कहीं आपकी लैब, वो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस की लैब देखी है, यहाँ मैथमेटिकल लैब की बात हो रही है। तो उसको लाने के पीछे क्या एक कारण है या उसकी मेन उद्देश्य क्या है, उसको आपको बताना है। ठीक है, क्या प्रयोगशालाएं जो हैं वो मन और हाथों दोनों की भागीदारी को अधिक बढ़ा देती हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे उन चीज़ों को अनुभूति कर पाते हैं जो मैथ में गुंजाइश कम होती है। विद्यालय अपने परिवेश में जो गणित की प्रयोगशाला हैं वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, उसका ये उद्देश्य से लेना देना कुछ है नहीं। अब छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी हैं, तो ऐसा भी नहीं है। नियमित कक्षा में पढ़ाने में गणित एक बहुत कठिन विषय है, ऐसा भी नहीं है। तो जो आंसर सही बैठेगा वो बन बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गणित पढ़ाते समय और गणित की प्रयोगशाला में बच्चों को जब हम ले जाएंगे उसके माध्यम से लर्निंग कराएंगे, तो मन और हाथ दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे बच्चे जो चीज़ें हैं वो फिजिकली तौर पे अनुभव करेंगे। उन्हें पता चलेगा अच्छा ये अगर स्क्वायर है या ये क्यूब है तो क्यों है, अगर इसकी 6 साइड या सरफेस होते हैं तो क्यों होते हैं। उन चीज़ों को फिजिकली टच करके देखेंगे। कॉन्क्रीट वे में कहा जाता है कि बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाटक कक्षा में उपयोग के लिए मूल्यवान उपकरण है, यह किन छात्रों को प्रदान करता है। मतलब आपको ये बताना है अगर हम नाटक कराते हैं तो ये सबसे बहुत ही बेहतरीन उपकरण होता है, टूल होता है आपके लिए एक मूल्यांकन करने का, असेसमेंट करने का बच्चे की परफॉर्मेंस को। लेकिन यह किन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है? क्या वे छात्र जो घूमना और अंतःक्रिया करना पसंद करते हैं, वे छात्र जो बहुत सक्रिय होते हैं, अभिरंजक होते हैं, जिन छात्रों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, या वे छात्र जिन्हें कहीं ना कहीं याद करने और बोलने में कठिनाई होती है, तो यह अच्छा लगता है। तो मेनली अगर बात करें कि वे छात्र जो पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, ये इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि नाटक में आपको डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। वे छात्र जो दूसरों के साथ घूमना पसंद करते हैं, नाटक में घूमने का कोई ऐसा स्कोप होता नहीं है। मेनली नाटक उन बच्चों के लिए ज़्यादा मूल्यवान एक आपके असेसमेंट टूल के तौर पर उभर के आते हैं जो सक्रिय होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नाटक में क्या होता है, दूसरे के रोल को निभाना पड़ता है। तो जो बच्चा एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, उनके लिए नाटक एक बेहद बेहतरीन टूल होगा उनका असेसमेंट करने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन इज यूनिसेफ एंड एनसीईआरटी के यौन शिक्षा से क्या सम्मिलित है। आपको ये बताना है कि यूनिसेफ और यौन शिक्षा के में आपस में कौन सी चीज़ सम्मिलित की गई है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, अगर आप जानते हैं कि आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिसेफ की अगर बात करें तो ये एक फंड, इमरजेंसी फंड आप इसे कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो मेनली यूएन से बनता है, यूनाइटेड नेशंस, और आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन दोनों की हमने बात करी, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यौन शिक्षा में क्या इन्होंने क्या सामाजिक शिक्षाचार की बात करी, भावनाओं और संवेगों का ख्याल रखा, संज्ञानात्मक विकास की बात करी, या फिर यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी दी। तो यौन शिक्षा में जो चीज़ इन्होंने सम्मिलित करी वो है आपका यौन संचारित जितने भी रोग हैं उनके बारे में जानकारी देना। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आप इस सेशन की या इस प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है पेडल हब ऑफिशियल। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।